चलिए, गुड मॉर्निंग गाइज, आर वी लाइव? इज द ऑडियो वीडियो एवरीथिंग क्लियर? बोलो ना जल्दी से, गिव मी अ थम्स अप. Yes, ma'am. So, hello everyone and welcome back to our CA Indirect Access classes. करना है हमें इंटर को पार, तो मिलके करेंगे विद फास्ट परिवार. चलिए, गुड मॉर्निंग गाइज. इज माई ऑडियो एंड वीडियो एवरीथिंग क्लियर टू यू ऑल? गिव मी अ थम्स अप. यस मैम. चलो, तो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था हमारा पूरा चैप्टर नंबर 1, जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन. Last lecture we have completed GST in India and introduction. Now just to quickly revise everything, only the important things जो शायद एग्जाम में आ सकती है. वैसे तो चैप्टर ही सी कैटेगरी है, एग्जाम में काफी कम आता है, लेकिन उसमें से भी कुछ चीज जो आ सकती है वो अब अपन क्विकली क्या करेंगे, फटाफट से रिवाइज करेंगे. अब देखना ये है कि किसको सब कुछ याद है और कौन फटाफट से हमें सारे जवाब देता है इन द कमेंट बॉक्स. चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन मुझे बताओ, पहली कंट्री कौन सी है जिसने दुनिया में जीएसटी को सबसे पहले इंप्लीमेंट किया था? फटाफट से अब सब लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी से मुझे आंसर्स देंगे. तो बताओ, फर्स्ट कंट्री जिसने दुनिया में सबसे पहले जीएसटी इंप्लीमेंट किया था. वेरी गुड मैम, फ्रांस. सेकेंड, हैप्पी बर्थडे कब है जीएसटी का? जल्दी बोलो. अरे ये तो बैड ही हो गया. हैप्पी बर्थडे कब है जीएसटी का? मैम जीएसटी इंडिया में इंप्लीमेंट हुआ था 1 जुलाई 2017 से, तो ये हो जाएगा इसका हैप्पी बर्थडे. प्रेजेंटली कितनी कंट्रीज जीएसटी को इंप्लीमेंट कर चुकी है? मैम मोर देन 160. ठीक है, उसके बाद परफेक्ट. चलो जल्दी से बताओ, कॉन्सेप्ट्स ऑफ जीएसटी क्या थे? जीएसटी 4 कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था. 4 में से कितने याद आ रहे हैं? फटाफट से लिख के बताओ. 4 में से कितने कॉन्सेप्ट याद आ रहे हैं? मैम सबसे पहले जीएसटी था वैल्यू एडेड टैक्स. कॉन्सेप्ट फटाफट बताओ. सबसे पहले मैम जीएसटी तो वैल्यू एडेड टैक्स था. दूसरा, कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट आगे से आगे हमको मिलती जाती है. तो मैम अगर कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट मिलती है तो अल्टीमेटली सारा बर्डन कौन बेयर करता है? तो मैम अल्टीमेटली हम बोलते हैं कि जो फाइनल कंज्यूमर है वो क्या करता है, पूरा का पूरा बर्डन बेयर कर लेता है. एंड लास्ट अपना फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है कि कोई कास्केडिंग नहीं है. देयर इज नो कास्केडिंग, कभी भी डबल टैक्सेशन नहीं हो रहा है, टैक्स पे टैक्स नहीं लग रहा है. ये अपने 4 कंसेप्ट थे जीएसटी के. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पूछते हैं कि डेफिशिएंसीज क्या थी? ऐसी तो क्या दिक्कत आ पड़ी थी पुराने टैक्सेशन रिजिम में जिसके कारण हमको नया नया जीएसटी लाना पड़ा? तो मैम यहाँ पे भी हमने 4 डेफिशिएंसीज ही पड़ी थी. ये चैप्टर की नोट्स मैंने आपके ड्राइव पे अपलोड कर दी है. इनकेस आपको देख के बोलना है, रेफर करना है तो कर लो, पीडीएफ खोल लो अपने सामने. और याद है तो मैम हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तो सब फटाफट से आपके साथ ही आता है. तो चलो बताओ, 4 डेफिशिएंसीज, 4 प्रॉब्लम्स क्या थी? तो मैम देखो, लास्ट तो था कि मल्टीपल टैक्सेस है. मल्टीपल टैक्सेस है तो सब क्या है, इंटीग्रेटेड नहीं है, तो मल्टीपल कंप्लायंसेस हो जाते हैं. सबसे पहला कास्केडिंग होता है. मैम कास्केडिंग बोलेंगे तो टैक्स ऑन टैक्स लग जाता है, बार बार एक्साइज के ऊपर वैट भी लग रहा है. उसके बाद सेकंड हम बोलते हैं कि डिस्टिंक्शन क्लियर नहीं है. सेकंड हम क्या बोलते हैं, गुड्स और सर्विसेज के बीच में डिस्टिंक्शन ब्लर है. मतलब कोई चीज गुड्स है सर्विस ये पता नहीं चलता, तो हम उस पर दोनों लगा देते हैं, वैट भी लगा देते हैं और सर्विस टैक्स भी लगा देते हैं. उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, मुझे भी याद नहीं आ रहा, आप बताओ. वेरी गुड मैम, थर्ड पॉइंट वाज नो सेट ऑफ. अब ऐसे देखने जाओ मैम तो जो सेनवेट है ना, मतलब सीएसटी का लेवी, और जो वैट है स्टेट लेवी, दोनों ही अपने आप में तो वैल्यू एडेड टैक्स है, दोनों का सेट ऑफ मिलना चाहिए. लेकिन फिर भी क्या हो जाता था, ये लोग अपने आप ये दोनों अपने आप में सेट ऑफ नहीं हो पाते थे. ये भी एक प्रॉब्लम अराइज हो जाती थी. परफेक्ट मैम, तो ये हो गई थी हमारी 4 डेफिशिएंसी. उसके बाद अपन ने देखे थे कि बेनिफिट्स क्या थे जीएसटी के, बोलो. तो मैम मेजरली हमने 4 बेनिफिट देखे थे. ए फटाफट से क्यों खाली युक्ति और चिरायु आंसर दे रहे हैं? बाकी सब क्या कर रहे थे लेक्चर्स में? मेरे को सारे बच्चों के आंसर चाहिए रे. चलो चलो फटाफट से. बेनिफिट में मैम सबसे पहले हमने देखा था पूरी की पूरी इकोनॉमी को बेनिफिट. दूसरा हमने देखा था कि सिंप्लीफाई हो गया है टैक्स स्ट्रक्चर. तीसरा हमने देखा था इजी टैक्स कंप्लायंस. और चौथा हम बोलेंगे कि पूरी ट्रेड और इंडस्ट्री को क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है. अब इकोनॉमी के अंदर भी अपन ने 3 पॉइंट देखे थे. चलो इसका आंसर मेरे को यशपाल देंगे. यशपाल आप बताओ. चलो
इकोनॉमी के 3 पॉइंट कौन से थे मैम? सबसे पहला हम बोलते हैं कि यूनिफाइड नेशनल मार्केट बन चुका है। यूनिफाइड नेशनल बोले तो पूरे इंडिया में एक ही तरीके का टैक्स लगता है, तो मैम इजी हो गया ना सब कुछ, वन नेशन वन टैक्स हो गया। यूनिफाइड नेशनल मार्केट के बाद दूसरा अपन क्या बोलते हैं कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट मिला है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट क्यों मिला? क्योंकि अब बाहर से अगर कोई लोग आए तो उनको कोई कंफ्यूजन नहीं है ना कि कौन सा टैक्स लगेगा, हमेशा जीएसटी ही लगेगा। और तीसरा, क्योंकि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट मिला है इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि इन्वेस्टमेंट बढ़ गया मैम, तो एक्सपोर्ट बढ़ गया, तो उसके कारण क्या हो गया, हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया, तो इकोनॉमी एज अ होल को मिल गया बेनिफिट। उसके बाद टैक्स स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई होने से क्या फायदा? हमें भी फायदा, गवर्नमेंट को भी फायदा, हमें भी फायदा, गवर्नमेंट को भी फायदा, ऐसे हमने याद किया था। तो मैम हमें क्या फायदा हुआ? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया। हमें क्या फायदा हुआ? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया। और गवर्नमेंट को क्या फायदा हुआ? तो टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन उनके लिए सिंप्लीफाई और इजी हो गया है। अब मैम इजी कैसे हुआ जीएसटी का टैक्स कंप्लायंस? इजी कैसे हुआ? तो सबसे पहला मैम ग्रेटर यूज ऑफ आईटी कर रहे हैं, ग्रेटर यूज ऑफ आईटी कर रहे हैं तो सब काम फटाफटी होता है। और दूसरा, आईटी का ग्रेटर यूज करने के कारण हमारे जो कॉस्ट है ना वो कम हो गए हैं। कहीं जाना नहीं है, लाइन में खड़े नहीं रहना है, किसी को रखना नहीं है, हम खुद ऑनलाइन जाके अपना रिटर्न भर सकते हैं, इसलिए हमारी क्या हो गई है, कॉस्ट यहाँ पे कम हो गई है। एंड ट्रेड इंडस्ट्री को क्या मिले हैं? खूब सारे बेनिफिट्स मिले हैं। क्यों? क्योंकि जो इल इफेक्ट्स थे ना पुराने टैक्सेस के वो सब हट गए, तो हमें जो प्रॉब्लम्स आती थी बिजनेस करने में वो सब हट गई है, तो अब हम मस्त बिजनेस कर सकते हैं। तो पूरी की पूरी ट्रेड इंडस्ट्री जीएसटी के आने से खुश हो गई। तो हमने क्या देखा? कंसेप्ट, डेफिशिएंसी और बेनिफिट। परफेक्ट। चलो नेक्स्ट अपन आ गए क्वेश्चन नंबर 7 पे। मेरे को बताओ कितने स्टेट है जीएसटी में और कितनी यूनियन टेरिटरीज है? चलो हेतल इसका आंसर देगी क्या? सारे बच्चे आंसर दो रहे। चलो चलो, वाई डू आई ओनली सी 2 स्टूडेंट्स गिविंग आंसर, बाकी सब क्या कर रहे हैं? एग्जाम तो सबको देनी है ना। हाँ मैम। तो स्टेट कितने जीएसटी में? मैम देखो 28 ज्योग्राफिकल स्टेट्स थे, वो तो थे ही थे, और प्लस दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी, ये मिला के अपने हो जाएंगे 31 स्टेट। और यूनियन टेरिटरी कौन सी थी अपनी? 5 ऑल सीडी वाली 5 यूनियन टेरिटरी थी। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख, चंडीगढ़ और दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ठीक है मैम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 मेरे को बताओ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कितने थे जीएसटी में, जिनको स्टेटस मिल गया है कि ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, वो कितने थे मैम? 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स थे, जिनको हम प्यार से याद करते थे नो अस्थमा इन उत्तराखंड एंड जम्मू कश्मीर। ये हो गए अपने 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट, जिसमें नो का मतलब क्या हो जाता है? नागालैंड। नो का मतलब नागालैंड, ए का मतलब आसाम, एस का मतलब सिक्किम, टी बोले तो त्रिपुरा, एच से बोलेंगे हिमाचल प्रदेश। जब भी मैं बोलूं एम, आप क्या बोलोगे मैम? मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। एम से बोलेंगे मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। फिर ए से बोलेंगे अरुणाचल प्रदेश। उत्तराखंड तो उत्तराखंड है ही, और जम्मू कश्मीर तो जम्मू कश्मीर है ही। ये क्या हो गए थे? हमारे 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हो गए थे। तो मैम अगर स्टेट में आपस में सप्लाई होता है तो C+S जीएसटी लग जाता है, और यूनियन टेरिटरीज में आपस में सप्लाई होता है तो C+UT जीएसटी लग जाता है। ओके इसके बाद अपन ने देखा था टैक्सेस सबस्यूम्ड इन जीएसटी। तो सबस्यूम्ड में तो क्या था? बहुत सारे तरीके के सेंट्रल टैक्सेस और बहुत सारे तरीके के स्टेट टैक्सेस, सब क्या हो गए थे? सबस्यूम हो गए थे। जैसे कि एक्साइज ले लो, वैट ले लो, सीवीडी काउंटरवेलिंग ड्यूटी ले लो, या कोई भी तरीके का सेज या सरचार्ज जो सप्लाई पे लगता था वो सब जीएसटी में क्या हो चुका है? मर्ज हो चुका है। फिर उसके अलावा परचेज टैक्स था, लोकल टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्सेस, ऑक्ट्रॉइज या लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग पे टैक्सेस, ये सबके सब क्या हो गए हैं? जीएसटी में सबस्यूम हो गए हैं। ये तो इजी था मैम। लर्न हमको आपने क्या करवाया था? टैक्सेस नॉट सबस्यूम्ड इन जीएसटी। मेरे क्वेश्चन पूछने के पहले आंसर दोगे क्या? टैक्सेस नॉट सबस्यूम्ड इन जीएसटी कौन कौन से प्रोडक्ट्स थे मैम? सबसे पहले अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। बताओ इस पे जीएसटी ना लगता था, ना लगता है, ना लगने वाला है, तो कौन से टैक्सेस लगते हैं? दूसरा हम बोलेंगे हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और पेट्रोलियम क्रूड। इस पे भी ना जीएसटी लगता था, लेकिन लगने वाला है। फ्यूचर में गवर्नमेंट एक डेट नोटिफाई करेगी जब से हम क्या करेंगे? इसके ऊपर जीएसटी लगा देंगे। तो मैम तब तक के लिए क्या करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग पे लगाएंगे एक्साइज, और अगर इंट्रा स्टेट सेल है तो वैट लगा देंगे, और अगर इंटर स्टेट सेल है तो सीएसटी लगा देंगे। परफेक्ट मैम।
अब एक्साइज में ये बताओ, सेंट्रल एक्साइज लगाएंगे कि स्टेट एक्साइज लगाएंगे? तो मैम जो नशे वाली चीजें होती है ना, जिसको करके नशा चढ़ता है, उसमें हम क्या करते हैं, स्टेट एक्साइज लगा देते हैं विच इज अल्कोहल, और पेट्रोल पे हम क्या लगा देते हैं, सेंट्रल एक्साइज लगा देते हैं। फिर मैम दो प्रोडक्ट और थे, टोबैको और नार्कोटिक्स। अब मैम टोबैको और नार्कोटिक्स में क्या है ना कि जीएसटी तो लगा ही दिया है, ये आउटसाइड जीएसटी नहीं है, लेकिन इनका जो एक्साइज था मैन्युफैक्चरिंग पे वो भी हमने डिसकंटिन्यू नहीं किया है। तो अगेन नशे वाली चीज क्या है मैम, ड्रग्स, ओपियम, इंडियन हेम्प, नार्कोटिक्स, तो इस पे अपन लगा देंगे स्टेट एक्साइज, और टोबैको पे अपन क्या लगा देंगे, सेंट्रल एक्साइज लगा देंगे। उसके बाद मैम एंटरटेनमेंट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स अपन क्या बोलेंगे, जो लोकल बॉडीज लेवी करती थी पर्टिकुलरली, वो लोकल बॉडीज वाला एंटरटेनमेंट टैक्स लेवी करने का पावर आज भी लोकल बॉडी को दे रखा है, बाकी सारे एंटरटेनमेंट टैक्सेस जीएसटी में सबस्यूम हो गए। एंड लास्ट अपन बोलेंगे रियल एस्टेट सेक्टर, बोले तो कंप्लीटेड लैंड बिल्डिंग का सेल, तो ये जो रियल एस्टेट सेक्टर है ना, ये क्या हो जाता है जीएसटी के बाहर, क्योंकि इस पे प्रॉपर्टी टैक्सेस, स्टैंप ड्यूटीज वगैरह वाले टैक्सेस लग जाते हैं। बोलो परफेक्ट, क्लियर, कोई दुख दर्द पीड़ा नको मैडम। चलो उसके बाद अपन ने 3 पोर्टल के बारे में सुना था कि अगर जीएसटी के काम करने हैं तो हम कौन सी वेबसाइट्स पे जाते हैं। मैम सबसे पहले अपन बात करते हैं कॉमन पोर्टल की। सबसे पहले मैम कॉमन पोर्टल जो सब कर देता है, सब बोलेंगे तो सब 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 बोले तो रजिस्ट्रेशन लेना है, कैंसिल करना है, पेमेंट करना है, रिटर्न भरना है, रिफंड की एप्लीकेशन करनी है, किसी का स्टेटस ट्रैक करना है, किसी का जीएसटी नंबर सर्च करना है, कोई लॉ पढ़ना है, कोई हेल्प चाहिए, कुछ भी करना है, सब इस कॉमन पोर्टल पे होता है, जो क्या है www.gst.gov.in। फिर मैम एक पर्टिकुलरली अगर ई वे बिल बनाना है ना, तो इसके लिए eWaybill.gst.gov.in का अपन पोर्टल देख लेते थे। और एक लास्ट अपन देखते थे ई इनवॉइस का पोर्टल, जो प्रेजेंटली ई इनवॉइस 1 चालू है, बाकी अगर लोड बढ़ गया तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी गवर्नमेंट चालू कर देगी। ये हो गए थे अपने पोर्टल, ठीक है। उसके बाद बताओ, ये जो जीएसटी नेटवर्क है और जो टैक्स पेयर है, इन दोनों के बीच का एक लिंक है, एक ऑप्शनल फैसिलिटी है कि अगर हम डायरेक्टली पोर्टल से बात करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है तो अपन बीच में इसकी हेल्प ले सकते हैं। ये अपना काम इजी कर देगा, अपने रिटर्न भर देगा, कंप्लायंस चेक कर लेगा, मॉनिटरिंग कर देगा। तो ये कौन था, ये था मैम जीएसपी, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। और ये करता कैसे है मैम, ये सॉफ्टवेयर वगैरह बनवा लेता है, एप्लीकेशन सुविधा प्रोवाइडर की हेल्प ले लेता है, और एप्लीकेशन के थ्रू हमारा काम क्या कर देता है, आसान कर देता है। उसके बाद हमने बात करी थी कॉम्पेंसेशन सेस की, उसके बाद हमने क्या बात करी थी, जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस की। बताओ कौन से 2 टाइप के गुड्स के ऊपर ये कॉम्पेंसेशन सेस लगता है। तो मैम एक तो हो गए लग्जरी गुड्स, क्योंकि अमीर लोगों को क्या ही फर्क पड़ेगा और टैक्स ले लो, और दूसरा अपन बोलते हैं डीमेरिट गुड्स, जिनको अपन सिन गुड्स भी बोल सकते हैं, जो खराब गुड्स है, जिन पे अगर ज्यादा टैक्स लगाया तो जनता कुछ बोल नहीं पाएगी। तो ऐसे 2 टाइप के गुड्स के ऊपर जीएसटी आने से जो पुराने टैक्सेस का लॉस हुआ है ना, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए कॉम्पेंसेशन सेस एक्स्ट्रा लगा दिया, जो शुरू में तो 5 साल के लिए ही लगाया था, लेकिन अभी भी इसको बंद नहीं किया है, ये चलता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखे थे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में आर्टिकल 246 का एक 7th शेड्यूल था। ये 7th शेड्यूल में बताओ कितनी लिस्ट थी, ये 7th शेड्यूल में कितनी लिस्ट थी मैम, 3 लिस्ट। पहली थी अपनी यूनियन लिस्ट, दूसरी हो गई अपनी स्टेट लिस्ट, और तीसरी हो गई अपनी कॉनकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज आ जाता था। स्टेट में अगर स्टेट में बात करो तो हम बोलेंगे कि वैट आ जाएगा, या अल्कोहल पे जो एक्साइज है वो आ जाएगा, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, एग्रीकल्चर पे जो टैक्सेस है वो आ जाएंगे। कॉनकरेंट में ये क्रिमिनल ड्यूटीज एक्सेट्रा वगैरह आ जाती है। अब यहाँ पे एक यूनियन लिस्ट में, लिस्ट नंबर 1 में एक रेसिडरी एंट्री थी, जो बोलता था कि एनी पॉइंट जो 2 या 3 में नहीं है, कोई भी और ऐसा टैक्स आपने लगाना चालू कर दिया जो 2 या 3 में नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यूनियन लिस्ट में फॉल हो जाएगा। तो यहां से अपन ने एक क्वेश्चन समझा था कि अगर एग्जाम में आ जाए, what was the need to amend the constitution, what was the need to amend the constitution, तो क्या आंसर लिखोगे कि मैम देखो, पहला तो जो इतने सारे टैक्सेस चल रहे थे उनको इंटीग्रेट करके एक टैक्स बनाना जीएसटी, और दूसरा इस जीएसटी का साइमल्टेनियस बोले तो कॉन्करेंट पावर देना है हमको, सेंटर और स्टेट दोनों को, इसीलिए हमको क्या करना पड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा। बोलो अमेंड करके कौन सा आर्टिकल लेके आए मैम, अमेंड करके लेके आए आर्टिकल 246A, जिसने बोला कि सेंटर यानी कि पार्लियामेंट और स्टेट यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर, दोनों के पास क्या है, साइमल्टेनियस पावर्स है कि एक साथ जीएसटी को लेवी करे और कलेक्ट करे। हाउएवर बताओ इसका एक एक्सेप्शन क्या था। चलो
कौन आंसर देगा मेरे को? सनीश आंसर देंगे कि बताओ एक्सेप्शन क्या था आर्टिकल 246A का। मैम एक्सेप्शन बोलता है कि अगर इंटर स्टेट सप्लाई हो गया ना, इंटर स्टेट सप्लाई, तो उसका पूरा का पूरा पावर पार्लियामेंट के पास है, बाकी दोनों के पास मिल बांट के पावर है। फिर अपन बात करते हैं आर्टिकल 269A की, जो बोलता है कि अगर एक बार इंटर स्टेट सप्लाई करा तो IGST को कलेक्ट कर लो एंड उसके बाद इसमें से जितना स्टेट को जाता है उतना क्या करना, स्टेट को अपोर्शन कर देना, जैसे पार्लियामेंट लॉस बताएगा उस हिसाब से कर देना। एक बार जो पैसा आपने स्टेट को अपोर्शन कर दिया वो नो लॉन्गर पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया रहेगा। इंपोर्ट वगैरह को भी अपन हमेशा इंटर स्टेट ही मानते हैं। तो प्लेस ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करना और इसके रिलेशन में लॉस बनाना, पावर बनाना, ये एक्सक्लूसिव पावर पार्लियामेंट के पास है। कोई भी स्टेट इसमें अपनी टांग, नाक, आंख, कान कुछ भी नहीं अड़ाएगा। ठीक है मैम। और एक लास्ट आर्टिकल जो अपन को याद रखना था, दैट वाज आर्टिकल 279A विथ रिस्पेक्ट टू GST काउंसिल, क्योंकि यही वो काउंसिल है जो सारे रिकमेंडेशन देती है गवर्नमेंट को और इनके कहे कहे गवर्नमेंट क्या करती है, चीजें नोटिफाई कर देती है। तो बताओ GST काउंसिल में कितने लोग होते हैं? क्वेश्चन नंबर 1, कितने मेंबर्स है GST काउंसिल में? क्वेश्चन नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है GST काउंसिल को? क्वेश्चन नंबर 3, चेयरपर्सन कौन है GST काउंसिल का? मैम टोटल मेंबर है 33, जिसमें से 2 मेंबर हो जाते हैं यूनियन के और 31 स्टेट का एक एक मिनिस्टर आके 31 मेंबर हो जाते हैं, जो अपने आप में ही मिलके वाइस प्रेसिडेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है? तो मैम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करता है, पर वो खुद मेंबर नहीं रहता। और चेयरपर्सन कौन होता है? जो हमारे यूनियन फिनेंस मिनिस्टर है वो हमेशा क्या बन जाते हैं, चेयरपर्सन बन जाते हैं। तो ये जो 2 यूनियन के मेंबर है उसमें एक तो चेयरपर्सन ही हो गया और दूसरा एक मिनिस्टर इंचार्ज हो जाता है सारे स्टेट्स यूटीज का। ठीक है मैम। फिर हम बोलेंगे कि अगर हम मीटिंग कर रहे हैं तो कोरम होने के लिए एटलीस्ट कितने मेंबर होने चाहिए? मैम हाफ। अब 33 का हाफ तो 16.5, तो 0.5 आदमी तो आ नहीं सकता, तो हम क्या बोलेंगे, एटलीस्ट 17 मेंबर्स प्रेजेंट है, वोटिंग है, तो हम बोलेंगे कि कोरम है, तो मीटिंग कर सकते हो, कोई डिसीजन ले सकते हो। अब इसमें भी अगर हमें डिसीजन लेना है तो हमें क्या चाहिए, 3/4 मेजोरिटी चाहिए। 3/4 को परसेंटेज में बोलना चाहे तो 75% मेजोरिटी चाहिए। क्या ये सिंपल मेजोरिटी होती है? नहीं मैम, ये तो वेटेड मेजोरिटी होती है, जहां पे सेंटर के पास कितना वेट होता है, 1/3, और स्टेट के पास कितना वेट होता है, 2/3। इस तरीके से इनके वेट्स को मिला के अगर 75% 3/4 मेजोरिटी आती है तो हम कोई डिसीजन को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। बोलो, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस का पप्पा कौन, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस का मम्मी कौन? मैम CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ये है हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो सारा कुछ ध्यान रखती है कि प्रॉपरली GST कलेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ है, तो CBIC के हाथ में सारा पावर यहाँ पे हो जाता है। बोलो क्लियर? कितनी देर लगी हमको? 15 to 16 मिनट्स, जिसमें हमने क्या किया, हम लोग ऑलमोस्ट रोज 1.5 आवर के आसपास पढ़ते हैं, मतलब हमने जो ऑलमोस्ट 4 आवर्स में खत्म किया है, धीरे धीरे समझते समझते पढ़ते पढ़ते वो रिवाइज करने को हमको कितनी देर लगी, 16 मिनट्स। बोलो कितना याद आ रहा था मेरे साथ? 100 में से अपने आप को परसेंटेज दो कि मैम मुझे 60% याद आया, मुझे 70% याद आया, मुझे 80% याद आया। आउट ऑफ 100 मैंने आपको पूरा चैप्टर ही एज सच रिवाइज करवा दिया है। तो मेरे को बताओ, व्हाट डू यू स्कोर योरसेल्फ आउट ऑफ 100 कि मैम मुझे तो सारी ही चीजें याद आ गई थी 100%। नहीं चिरायु, नहीं कर सकता। मान लो मैम एक दिन मीटिंग हुई और 31 के 31 स्टेट मेंबर्स आ गए, यूनियन के दोनों एब्सेंट थे, तो कुछ कर सकते हैं ये लोग? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सब भी हाँ बोल देंगे ना, तो भी इनका पावर तो 66% ही है, इसमें से कोई नहीं आया तो इनका काम नहीं हो पाएगा। चलिए, ऑलमोस्ट सबको 80% जितना याद आ रहा था। तो अगर मेरे साथ क्लास में सिर्फ पढ़ते पढ़ते आपको 80% याद हो गया है, तो बताओ जब घर पे अकेले बैठ के सेल्फ स्टडी करके एक रिवीजन करोगे तो क्या ये 100% हो जाएगा? हाँ मैम। क्या आप मुझे 45 प्लस आउट ऑफ 50 लाके दोगे? हाँ मैम। चलिए, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं तो अब हम लोग क्या क्वेश्चन आंसर्स चालू करें? चैप्टर नंबर 1 के तो क्वेश्चन आंसर्स यूं भी एज सच तो टाइम पास है, मैंने चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स भी आपके ड्राइव में अपलोड करवा दिए हैं। अब ये क्या है, पूरा चैप्टर ही थियोरी है, ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में कुछ समझाने जैसा नहीं है। मतलब ये जो हम डिस्कस करेंगे ना, हाउ टू राइट द पेपर, हाउ टू प्रेजेंट द पेपर, मैम कैसे पैराग्राफ बनाते हैं, कैसे लिखते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कैसे लिखने का, सेक्शन नंबर लिखने का कि नहीं लिखने का, ये सब चालू होगा सप्लाई के चैप्टर से। क्योंकि चैप्टर 1 में ना तो अपन ने कोई सेक्शन नंबर पढ़ा है अभी तक एक्ट का, ना इसमें कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन है,
इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैं आपको समझा सकूं कि आपको क्वेश्चन कैसे लिखना है। इसलिए ये तो बस प्योर थ्योरी वाली चीजें हैं जो अभी हम डिस्कस कर लेंगे फटाफट 10 मिनट में। क्वेश्चन लिखना कैसे है वो अपन पढ़ेंगे जब अपन सप्लाई के क्वेश्चंस करेंगे। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है जो मैं बार बार नहीं बोलूंगी, कोई भी चैप्टर के जब हम क्वेश्चंस चालू करेंगे, एनी चैप्टर, आपको एक एक्सरसाइज करनी है। क्या मैम? अरे फिजिकल नहीं रे, सुनो तो सही। हर एक क्वेश्चन जो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी उसके बाजू में आपको पेंसिल से ए, बी, सी या एन लिख देना है। क्या बोला? हर एक क्वेश्चन जो मैं आपको क्लास में सॉल्व करवाऊंगी उसके बाजू में क्वेश्चन होते ही पेंसिल से आपको क्या करना है, ए, बी, सी या एन लिख देना है। अगर क्वेश्चन के बाजू में नहीं लिखना, एक पेज लो जिसमें 1 2 3 4 5 6 सारे क्वेश्चन नंबर डाल दो और फिर ए, बी, सी, एन जो भी है वो लिख के छोड़ दो और वो पेपर को क्वेश्चन बैंक में ही चैप्टर के आगे छोड़ देना। मैम एबीसी तो हमको समझ में आता है, अगर कोई क्वेश्चन हमको बहुत टफ लग रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, या आपने बोल दिया कि एग्जाम में आता रहता है इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको ए मार्क कर देंगे। बी क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो मैम एक बार मतलब आपने थोड़ा बताया फिर आया, आ तो गया था पर आपने थोड़ा बताया फिर हाँ क्लिक हुआ, रिकॉल हुआ, फिर आया, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा नहीं, वो बी हो गया। मैम सी, जिंदगी में अब तो कोई आंख बंद करके भी पूछ लेना मैम तो भी हमको आएगा ही आएगा। मान लो ऐसा क्वेश्चन है कि हमने गुजरात से राजस्थान में सेल किया, बोलो सीजीएसटी लगेगा कि आईजीएसटी लगेगा? मैम अब ये तो कोई नींद में से उठा के पूछे तो भी गलत नहीं करेंगे, 2 स्टेट है तो आईजीएसटी ही लग जाएगा। तो बिल्कुल इसी टाइप का कोई ऐसा पपलू क्वेश्चन आ गया जो जिंदगी में भी कभी आप गलत नहीं करोगे, उसको क्या मार्क कर देने का? सी मार्क कर देने का। पर मैम हमारा तो मन नहीं मानता है, हमको तो हर एक क्वेश्चन ऐसा लगता है कि मैम आज आ गया, बाद में टफ लगा तो हम तो सबको बी मार्क कर देते हैं, ए मार्क कर देते हैं, कुछ सी होता ही नहीं है। नो प्रॉब्लम। मान लो अगर आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस आपने 8 क्वेश्चंस भी ए मार्क कर दिए, एक बी किया एक सी किया, चलेगा। मैं तो बोल रही हूँ 10 के 10 भी अगर आपको ए लग रहे हैं, आपने मार्क कर दिया, चलेगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे साथ क्लास की मार्किंग है। अब जब आप घर पे बैठ के अपना फर्स्ट रिविजन करोगे, अकेले से जब रिवाइज करोगे, तब आप दोबारा से इन क्वेश्चंस को देखोगे, तब हो सकता है कि क्लास में मार्क किया गया एक कैटेगरी क्वेश्चन, क्योंकि अब आप रिवीजन कर चुके हो, मेरे साथ इतनी बार पढ़ चुके हो, आपको बहुत सिंपल लगने लग गया, तो वो ए कैटेगरी अब आपके लिए बी बन गया। या मान लो कोई बी था जो आपके लिए सी बन गया, या आज कोई क्वेश्चन आपको भयंकर ही पपलू लगा था, आपने उसको बी या सी मार्क कर दिया, अकेले करने बैठे तो आया ही नहीं मैम, तो अब तो हमारे लिए वो ए बन गया है। तो जब आप अकेले एक बार और पढ़ोगे ना, तब आपकी मार्किंग्स चेंज होगी, तब आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि यार कोई क्वेश्चन ए था वो ए ही रह रहा है, मेरे को बार बार दिक्कत आ रही है। तो एग्जाम के एक दिन पहले भी हमको ये देखना है। मानो कोई क्वेश्चन ए था फिर बी हुआ फिर सेकंड टाइम पढ़ा तो अब तो सी हो गया, यानी एग्जाम के एक दिन पहले अब हम कॉन्फिडेंट हो गए कि चलो पहले दिक्कत थी पर अब तो ये क्वेश्चन हमको आ गया है। तो आज अगर मेरे साथ आपके सारे क्वेश्चन भी ए लगते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड रिवीजन और थर्ड रिवीजन जब आप करोगे तब तक आपके क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉर्ट हो चुके होंगे कि बस अब इस चैप्टर में यही 3 क्वेश्चन है जो मुझे टफ लगते हैं, बाकी धीरे धीरे करके सब सी कैटेगरी बनते जा रहे हैं। और ये एक्सरसाइज आप सिर्फ आईडीटी में नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी अगर करोगे ना तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। वरना समझो कि आज 200-200 पेज की पूरी क्वेश्चन बैंक होती है, तो एग्जाम के एक दिन पहले कब इतनी बड़ी क्वेश्चन बैंक सॉल्व करोगे? पॉसिबल ही नहीं है। और यही अगर हर चैप्टर के आगे लिख के रखा है मैंने कि बस ये 3 क्वेश्चन ए कैटेगरी बाकी सब सी, तो मेरे पास टाइम कम है तो मैं सिर्फ वो क्वेश्चन देख लूं और मैं क्या हो जाऊंगी? फ्री हो जाऊंगी। इसीलिए ये मार्किंग आप सिर्फ आईडीटी में नहीं, कोई भी टीचर कोई भी क्वेश्चन करवाए ना, आदत ही हो जानी चाहिए कि बाजू में अपन ए बी सी मार्क कर ही दे। इसके 2 फायदे, जब आप 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद, अब आपके एग्जाम तो कब है मैम? सितंबर में है, अभी तो नवंबर चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट अपन बोल सकते हैं कि 10 महीने पड़े हैं। तो आप सोचो कि जब आप 5 या 6 मंथ्स बाद सारे लेक्चर्स वगैरह हो जाने के बाद अपने आप से एक सब्जेक्ट को उठाओगे, तब आपको याद भी नहीं होगा कि ये किया है कि नहीं किया है कभी। और यही अगर बाजू में मार्किंग की होगी ना तो मन को थोड़ी तसल्ली मिलेगी, शांति मिलेगी कि चलो पहली बार नहीं कर रहे हैं, मार्किंग किया हुआ है, मतलब अपन पहले कर चुके हैं, अपन को आएगा, ध्यान में तो है चीजें। तो एक तो सब कुछ नया नया नहीं लगेगा, दैट इज बेनिफिट नंबर 1। अभी आपको कुछ नहीं पता चलेगा, 4-5 महीने बाद जब बहुत सारी पढ़ाई हो चुकी होगी ना, तब दिमाग में खिचड़ी बननी चालू होगी। उसकी तैयारी अपन को आज से करनी है, तो ये एक फायदा। और दूसरा, आपके क्वेश्चंस सॉर्ट होके रेडी हो जाएंगे कि एग्जाम के एक दिन पहले क्या देखना है। मैम एबीसी कैटेगरी तो आया समझ में, आपने एक हमको भी एन भी बताया ये एन क्या होता है? नाउ जीएसटी ऐसा सब्जेक्ट है जो आप बोल सकते हो कि 60% आपको प्रैक्टिकल्स मिलेंगे और 40% के आसपास तो आपको थियोरी ही देखने मिलेगी। थियोरी भी मतलब ऐसी प्लेन थियोरी, एग्जैक्ट सेम टू सेम थियोरी जो अपनी नोट्स में कवर हो चुकी है।
उन क्वेश्चंस को अपन एन कैटेगरी बोलते हैं। क्योंकि मैम मैं कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले नोट्स तो पढ़ने ही वाली हूं मैम, तो मैं क्यों ऐसे क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करूं जिसमें मुझे सेम नोट्स पूछ लिए हैं। मान लो अगर एक क्वेश्चन है जो बोलता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आर्टिकल 279A, तो मैम आर्टिकल 279 है तो हम नोट्स में से पढ़ ही चुके हैं, तो क्वेश्चन बैंक में से उसको पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करने का। तो मैम आपने क्यों रखा है क्वेश्चन बैंक में? क्योंकि अपनी क्वेश्चन बैंक में आईसीआई स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी और पास्ट पेपर के सारे क्वेश्चन है। तो अगर वो क्वेश्चन आईसीआई मॉड्यूल में है तो मैं उसको हटा नहीं सकती, मैंने रखा है क्वेश्चन बैंक में। हावेवर आपको लगता है कि मैम वो नोट्स कैटेगरी का क्वेश्चन है, एज इट इज नोट्स में से हम पढ़ चुके हैं, तो क्वेश्चन में क्यों टाइम वेस्ट करना। तो वैसे क्वेश्चन को क्या करने का, एन कैटेगरी मार्क करके छोड़ देने का। तो नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन बैंक करने बैठेंगे तो ध्यान में रहेगा कि अरे ये चीजें तो नोट्स के साथ ही हो गई, ये क्वेश्चन तो ऐसे ही कम हो गए हैं। तो एबीसी मार्किंग तो आप सारे सब्जेक्ट्स में करिए, मेरी एडवाइस है। आईडीटी में पर्टिकुलरली आप ए बी सी और एक और एन कैटेगरी भी कर लो कि नोट्स में एज इट इज थियोरी कवर हो गई मैम, हम इसको वापस से नहीं पढ़ेंगे। चलो अब मैं आपको अगले 50 घंटे में ये चीज कभी भी नहीं बोलूंगी। 55-60 आवर्स का बैच है जिसमें से 5 आवर्स जितने हो गए हैं, तो नेक्स्ट 50 आवर्स में मैं आपको कभी भी ये चीज रिपीट नहीं करूंगी। अब आपको हमेशा याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो ए बी सी और एन करके ही करेंगे। चलो मैम, तो एक बात बताओ, लिस्ट सम बेनिफिट्स दैट अक्रू टू इकोनॉमी। तो मैम क्या ये नोट्स में कवर हुआ है? हाँ मैम, इकोनॉमी को पर्टिकुलरली कौन कौन से बेनिफिट्स अक्रू होते हैं मैम? यूनिफाइड नेशनल मार्केट, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट और एम्प्लॉयमेंट। अब इसके अंदर का कुछ फिक्स नहीं है, ये आप अपनी तरफ से ही लिख सकते हो, और एग्जाम में क्या ऐसा क्वेश्चन आता है? नहीं। इतनी प्लेन थ्योरी एग्जाम में बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आए, कभी मतलब ऐसा बोल सकते हैं 7-8 अटेम्प्ट में कभी एक बार इतनी प्लेन थ्योरी आए, बाकी ऐसे क्वेश्चंस आते भी नहीं है। तो आपको यहाँ पे इसके अंदर का लर्न करने की जरूरत भी नहीं है, और ये कोई फिक्स भी नहीं होता। तो मान लो यूनिफाइड नेशनल मार्केट है, तो आप अपने हिसाब से समझा सकते हो कि भाई देखो एक कॉमन मार्केट हो गया है, कॉमन टैक्स की रेट हो गई है, तो पूरे इंडिया में अपन कहीं भी जाए तो इकोनॉमी इंटीग्रेट हो गई कि नेशनल लेवल पे अगर मैं पेन खरीदूंगी तो कोलकाता से खरीदूं, अहमदाबाद से खरीदूं, चेन्नई से खरीदूं, मुंबई से खरीदूं, मुझे सब जगह पे पेन का एक ही रेट ऑफ जीएसटी लगने वाला है। तो ये हो गया यूनिफाइड नेशनल मार्केट। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव क्यों? क्योंकि बाहर से जो लोग आएंगे, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहे हैं हम लोग, उनके लिए प्रोसेसेस इजी कर रहे हैं ताकि नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट्स इंडिया के साथ इंटीग्रेट हो सके। अब अगर ऐसा होगा तो सीधी सी बात है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अब उसके अलावा एक्स्ट्रा पॉइंट्स तो हम यूं भी हमेशा लिख सकते हैं कि भाई देखो हम लोगों को सेट ऑफ देने लगे हैं, टैक्स पे टैक्स नहीं है, ट्रेड इंडस्ट्री खुश है, जिसके कारण ओवरऑल इकोनॉमी भी बूस्ट हो रही है। तो ये काइंड ऑफ एन कैटेगरी क्वेश्चन हो गया जिसमें एग्जामिनर 3 मेन पॉइंट आपके ढूंढेगा। कौन से 3? नेशनल मार्केट, मेक इन इंडिया, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट। अंदर का आपको यूं भी खुद से लिखना रहता है। ठीक है मैम, चलो उसके बाद ये क्वेश्चन सी कैटेगरी, डी कैटेगरी, ई एफ जी जेड कैटेगरी बोल लो, ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आता। ये मॉड्यूल में आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है। क्या बोला? ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है, बेसिकली ये अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट है। ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आ सकता। ये लोग बोल रहे हैं कि हमको एग्जाम्पल लेके समझाओ कि कैसे किसी ट्रांजैक्शन में सीजीएसटी एसजीएसटी एक साथ लग सकता है। तो जैसे मैंने आपको क्लास में समझाया वैसे आपको इनको समझा देना है। तो इनको बोलो कि भाई मानो सपोज, इनको बोलो कि सपोज मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, और दोनों कहाँ है? गुजरात में है। तो अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 1000 रुपीज के गुड्स सप्लाई करे हैं, जिसपे मान लेते हैं 18% जीएसटी का रेट है, तो ऐसे केस में क्या होता है? 9 रुपीज का सीजीएसटी चार्ज होता है और 9 रुपीज का एसजीएसटी चार्ज होता है, और ये ले जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये ले जाती है स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि दोनों के पास साइमल्टेनियस पावर्स है। इसको हम इंट्रा स्टेट सप्लाईज बोलते हैं। फिर उनको बताओ कि अगर इंटर स्टेट सप्लाई होती है तो भी एक बार आईजीएसटी कलेक्ट हो जाता है, और उसमें से स्टेट को कितना जाना है वो अपोर्शन हो जाता है। हमने जो आगे पे कर दिया है उसका हम क्रेडिट ले सकते हैं। मतलब मैंने आपको क्लास में क्या समझाया वो सेम आपको इनको समझाना है, और एग्जाम में ऐसा आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन अगर आप चाहो तो आप स्ट्राइक ऑफ भी कर सकते हो, आप चाहो तो इस क्वेश्चन को स्ट्राइक ऑफ भी कर सकते हो। दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो हम तो अंडरस्टैंडिंग लेके आए हैं मैम, मतलब हमको ये क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्या नहीं है? अब इन्होंने क्या बोला, देखो सपोज मान लो कि सीजीएसटी का रेट 10% है, एसजीएसटी का रेट 10% है। अब अगर हमने 100 रुपए में कोई चीज बेची है तो देखो टोटल 20 का जीएसटी चार्ज होगा, ये इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा, ऐसा सीजीएसटी पे करना है, एसजीएसटी पे करना है, ये सारी चीज इन लोगों ने यहाँ पे समझाई है।
अब सेट ऑफ कैसे होता है वो अपन आईटीसी के चैप्टर में पढ़ेंगे, वो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया ही नहीं है। तो सेट ऑफ के रिलेशन में जो इन लोगों ने एक दो लाइन लिखी है वो आपको नहीं समझ में आएगी, बाकी आपको सब समझ में आएगा, क्योंकि सेट ऑफ हम पर्टिकुलरली आईटीसी के चैप्टर में जाके ही समझने वाले हैं। ये कुछ नहीं करना है, इन्होंने आर्बिट्री 100 रुपए का एग्जाम्पल लिया, आप 1000 रुपए का लो, जो रेट लेना है लो और लिख दो आंसर। ठीक है मैम, चलिए उसके बाद ये आया अपना क्वेश्चन, वाई वॉज देयर अ नीड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर इंट्रोड्यूसिंग जीएसटी। क्या आपने को आता है बताओ, क्या हमें इसका आंसर आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की क्या नीड थी? हाँ मैम, देखो हम क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली बता रखा था कि कौन से टैक्सेस सेंटर को मिलेंगे, कौन से टैक्सेस स्टेट को मिलेंगे, और वहां पे एक रेसिड्यूरी एंट्री थी कि जो कहीं नहीं आता है वो कहाँ आ जाता है, सेंटर में आ जाता है। और हम ऐसा नहीं चाहते थे, हम चाहते थे दोनों को साइमल्टेनियस पावर्स मिले, इसलिए हम आर्टिकल 246A लेके आए। हम चाहते थे कि सारे टैक्सेस इंटीग्रेट होकर जीएसटी बने और जीएसटी को लेवी करने का पावर सबको एक साथ मिल जाए। अब अगर आपको ये 101st है, ये अगर आपको ये 101st याद नहीं रहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस इतना बोल दो कि अमेंडमेंट हुआ है। अमेंडमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट वर्ड भी आपको नहीं याद रहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आर्टिकल 246A नया इंप्लीमेंट किया था जो बोलता था कि साइमल्टेनियसली सेंटर और स्टेट कलेक्ट कर सकते हैं जीएसटी। इतना आप लिख के आते हो तो आपका काम हो जाएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई सेंटर के पास ये सारे टैक्सेस का पावर था, स्टेट के पास ये सारे टैक्सेस का पावर था, लेकिन हम क्या चाहते थे कि जीएसटी में दोनों को एक साथ पावर मिले, इसलिए टैक्सेस को इंटीग्रेट करके और दोनों को साथ पावर देने के लिए हम आर्टिकल 246A लेके आ गए अमेंडमेंट के लिए। आपको लगता है कि मैम हमें ये एक बार पढ़ना है तो आप इसको बी कैटेगरी मार्क कर सकते हो, आपको लगता है नहीं मैम समझ आ गया नोट्स में दिया तो है, तो आप इसको एन कैटेगरी भी मार्क कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है मैम। उसके बाद इन्होंने बोला कि जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन है, क्या ये स्टेटमेंट वैलिड है? बोलो चलो चलो फटाफट से मुझे आंसर दो। मैंने एक लाइन बोली कि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, क्या ये स्टेटमेंट वैलिड है? बोलो ना। यस मैम, ये स्टेटमेंट बिल्कुल वैलिड स्टेटमेंट है। तो हम क्या बोलेंगे कि गिवन स्टेटमेंट इज वैलिड। जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ है, मतलब उस ज्यूरिस्डिक्शन पे जहां पे सर्विसेज कंज्यूम हुई है उस स्टेट को क्या मिलता है? रेवेन्यू मिलता है, जिसको हम प्लेस ऑफ सप्लाई बोलते हैं। अब एग्जाम्पल तो इन्होंने भी अपनी इच्छा से दिया है, आप भी अपनी इच्छा से दे दो। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई फॉर एग्जाम्पल मानो गुड्स गए मुंबई से दिल्ली, तो गुड्स गए कहाँ? दिल्ली, तो दिल्ली क्या बनेगा? प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा, तो दिल्ली की गवर्नमेंट को यहाँ पे जीएसटी का पैसा मिल जाएगा। ओरिजिन बेस्ड टैक्स में उल्टा होता है। अब ये समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूछा नहीं है, मॉड्यूल में भी नहीं है, इन्होंने एक्स्ट्रा समझा दिया है तो ठीक है। बाकी अगर एग्जाम में आ गया हम क्या बोलेंगे कि स्टेटमेंट वैलिड है। जिस स्टेट के पास कंजम्पशन होता है वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनता है, उसको पैसा मिलता है। और एग्जाम्पल आप अपनी इच्छा से कोई भी लिख के उनको दे सकते हो। चलिए अब आपको बताना है कि ये फॉलोइंग चीजों पे कौन सा टैक्स लगता है, इन चीजों पे कौन सा टैक्स लेवी होता है बताओ। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे कौन सा टैक्स लगता है? चलो रे मेरे बच्चों, इसका आंसर तो आप गलत दोगे तो डूब मरोगे। मैम अल्कोहलिक लिकर पे क्या लगता है? तो स्टेट एक्साइज लग जाता है, और हम बोलेंगे कि वैट या सीएसटी डिपेंडिंग अपॉन इंटर लग जाएगा। पेट्रोलियम क्रूड ये सब नैप वाले प्रोडक्ट है मैम, इन पे लगता है सेंट्रल एक्साइज और वैट सीएसटी। टोबैको पे लगता है मैम सेंट्रल एक्साइज और जीएसटी, और नार्कोटिक्स पे क्या लग जाता है? स्टेट एक्साइज और जीएसटी। क्या हम इस क्वेश्चन को नोट्स कैटेगरी मान ले? हाँ मैम, अगर नोट्स पढ़ लिया तो ये क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नोट्स में हम ये चीज पढ़ के ही आए होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को बोलते हैं नोट्स क्वेश्चन, जो देख के अपन को टाइम वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं होती है। परफेक्ट मैम। चलो तो उन्होंने यही समझाया, देखो कि अल्कोहलिक लिकर आउटसाइड जीएसटी है, इसके मैन्युफैक्चरिंग पे क्या लगता है? स्टेट एक्साइज, और इंट्रा या इंटर स्टेट है डिपेंडिंग अपॉन दैट सीएसटी या वैट लग जाता है। बस इसी तरीके से आपको बाकी सबका भी क्या करना है? समझा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर जीएसटी
ओनली जितना वैल्यू ऐड हो रहा है हर स्टेज पे उतना नया नया वैल्यू टैक्स होता है, और जो फाइनल बर्डन है वो पूरा फाइनल कंज्यूमर बेयर करता है। क्या ये स्टेटमेंट वैलिड है, आप बताओ। चलो आंसर देखे बिना बताओ, क्या ये स्टेटमेंट वैलिड है। हम बोल रहे हैं हर स्टेज पे जितना वैल्यू ऐड हो रहा है बस उतना ही टैक्स होगा, और जो बर्डन है वो फाइनल कंज्यूमर बेयर करेगा। क्या ये स्टेटमेंट वैलिड है? हाँ मैम, ये स्टेटमेंट वैलिड है। द स्टेटमेंट इज करेक्ट। जीएसटी लॉ क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, यानी जिसने कंज्यूम किया है अल्टीमेटली, जो कस्टमर है वो कष्ट से मरेगा। तो हम सारे स्टेजेस पे, ऑल स्टेजेस पे क्या करते जाते हैं? क्रेडिट देते जाते हैं। हम ऑल स्टेजेस पे क्रेडिट देते जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से लेके फाइनल पर्सन तक, और अल्टीमेटली जो लास्ट का पर्सन होगा ना, लास्ट कस्टमर, रिजल्टेंटली उसको क्या करना पड़ेगा? सारा बर्डन बेयर करना पड़ेगा। तो जितना जितना हर स्टेज पे वैल्यू ऐड होगा उतना उतना नया टैक्स भरो। जो आप भर चुके हो ऑलरेडी उसका आपको क्रेडिट मिल जाता है सेट ऑफ करने के लिए। बोलो मेक सेंस एवरीवन? यस मैम। मैम आप थोड़ा सा फास्ट नहीं जा रहे हो क्योंकि ये चैप्टर सी कैटेगरी है। अगर आप देखो ना तो ये सारे ICAI-SM के ही क्वेश्चंस है, एग्जाम में आता ही नहीं है। गलती से कभी आ गया तो बहुत पहले एक आध क्वेश्चन या MCQ बस, और उसमें से भी यही क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ बार बार आता रहता है। देखो यही ICAI का सेम क्वेश्चन यही जुलाई 24 की MTP में आ गया था। तो ये कोई खास इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है जिस पर रुक के बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाए। प्लस ये सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करवा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, लर्न करवा चुकी हूँ, आपका टेस्ट भी ले चुकी हूँ क्लास में। तो अब इसके ऊपर और ज्यादा टाइम देना सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। बाकी क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन वगैरह इस चैप्टर से यूं भी समझ नहीं आएगा क्योंकि ना कोई प्रोविजन है, ना सेक्शन है, ना कंक्लूजन है, ना न्यूमेरिकल्स है। तो उसको तो हम वैसे भी बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ सिर्फ हमको ये चेक करना है कि फटाफट फटाफट हमने जो नोट्स में पढ़ा उससे अपने आंसर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, जो आने के चांसेस भी बहुत कम है। चलो, विच आर द कमोडिटीज जो हमने आउटसाइड द परव्यू ऑफ GST रखा है? बोलो कौन सी चीजें हैं जो आउटसाइड द परव्यू ऑफ GST है? अब तो सब मुझे इसका आंसर देंगे क्या? कौन सी चीजें हैं जो आउटसाइड द परव्यू ऑफ GST है? मैम एक तो आता है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो मैम सबसे पहले ये सब आर्टिकल कुछ एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, सोचना भी मत ये सब याद करने का। जो मैं याद करवाऊं बस उतना ही करना, वरना सारे नोटिफिकेशन नंबर, सर्कुलर नंबर याद करना किसी के बस की बात नहीं है। ICAI एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि आप याद करो और लिखो। तो मैं याद करवाऊं उतना करो, बाकी नहीं सोचने का। ठीक है मैम। तो यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि मैम एक तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन तो परमानेंटली ही GST के परव्यू से बाहर है, मतलब डेफिनेशन से ही उसको बाहर निकाल के मना कर दिया। लेकिन उसके अलावा अपने जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, कौन कौन से? हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और पेट्रोलियम क्रूड, इनको क्या किया है? टेम्पररीली GST से बाहर रखा है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? हाँ मैम। गुड्स सर्विसेज में तो अपन ने क्या बोल दिया कि भाई सारे गुड्स सर्विसेज पे GST लगेगा, एक्सेप्ट अल्कोहल पे तो ना लगता था, ना लगाना है, ना लगने वाला है। लेकिन ये जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है ना, इनके ऊपर अपन बोल रहे हैं कि टेम्पररीली, जब तक GST काउंसिल एक डेट रेकमेंड ना कर दे और गवर्नमेंट उसको नोटिफाई ना कर दे, बस तब तक इसको टेम्पररीली GST के परव्यू से बाहर रखा है। तब तक क्या करेंगे मैम? तब तक इनके ऊपर वैट CST या फिर मतलब एक्साइज और वैट CST जो भी एप्लीकेबल होगा वो लगाते रहेंगे। देखो टोबैको और नार्कोटिक्स का कैसा है? वो GST से बाहर नहीं है, उसमें GST तो है ही लेकिन उसमें एक्साइज भी है। तो GST से बाहर कितनी चीजें थी मैम? सिर्फ और सिर्फ 2, एक अल्कोहल और एक पेट्रोल। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इसको ABC मार्क कर देंगे। शुरू के लेक्चर्स में बार बार याद दिलाऊंगी, बाद में आपकी आदत हो जानी चाहिए कि क्वेश्चन खत्म हुआ नहीं कि उसके पहले अपना ABC मार्किंग हो जाना चाहिए। चलिए, इंडिया में हमने ड्यूअल GST इंप्लीमेंट किया है, इलैबोरेट। टाइम पास काइंड ऑफ शॉर्ट नोट पूछ ले कि इंडिया में ड्यूअल GST है, क्या आप इनको समझा सकते हो कि ड्यूअल GST का मतलब क्या होता है? हाँ मैम, ड्यूअल GST का मतलब हम बोलते हैं कि सेंटर और स्टेट दोनों को साइमल्टेनियस पावर दे दिया कि तुम दोनों जाओ और जाके GST कलेक्ट करो और लेवी करो। लेकिन पर्टिकुलरली अगर इंटर स्टेट सप्लाई होता है, इंटर स्टेट सप्लाई, तो उसमें तो अपन क्या करेंगे? IGST चार्ज करेंगे। एक बार उसका पूरा पावर हमने सेंटर के पास ही रहने दिया है। इंडिया क्या है? फेडरल कंट्री है। फेडरल वर्ड अपने नोट्स में है क्या? हाँ मैम। इंडिया क्या है? फेडरल कंट्री है, मतलब सेंटर और स्टेट दोनों अपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, दोनों को अपना अपना पैसा चाहिए। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं? GST से दोनों को ही पैसा दे देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड भी कर दिया अपन ने, और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपन ने दोनों को एक साथ
पावर दे दिया है कि तुम सब जीएसटी लेवी करो और कलेक्ट करो। इसीलिए इंडिया में क्या है, आज ड्यूअल जीएसटी है। अगर आईजीएसटी कलेक्ट भी हो जाता है तो उसका कोई पोर्शन, उसका जितना पोर्शन स्टेट को एट्रीब्यूटेबल है उतना अपन स्टेट को अपोर्शन कर भी देते हैं। अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई हुआ तो शुरू से ही C+S जीएसटी चार्ज करते हैं। मान लो इंटर स्टेट हो भी गया तो एक बार आईजीएसटी चार्ज करके भी जो स्टेट का पोर्शन है वो तो अपन स्टेट को अपोर्शन कर ही देते हैं। सो यस, इंडिया में ड्यूअल जीएसटी हैज बीन इंप्लीमेंटेड बिकॉज ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। डिस्कस आर्टिकल 269A। कुछ नहीं, आर्टिकल 269A के ऊपर शॉर्ट नोट पूछ ली है। एज इट इज अपनी नोट्स में जो लिखा है वो आपका मैच हो जाएगा। देखो आर्टिकल 269A क्या बोलता है कि जब भी इंटर स्टेट सप्लाई होती है तो जो भी आईजीएसटी कलेक्ट हो जाता है उसको क्या करना है, अपोर्शन करना है सेंटर और स्टेट के बीच में, जैसे जिस मैनर में पार्लियामेंट बताएगी उस मैनर में। फिर अपन क्या बोलेंगे कि अगर इंपोर्ट होता है इंपोर्ट तो उसको भी हमेशा क्या मानने का, इंटर स्टेट ही मानने का। जो अमाउंट आप स्टेट को अपोर्शन कर चुके हो वो अमाउंट अब नो लॉन्गर फॉर्म पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया बन जाएगी। बोलो हाँ कि हाँ? हाँ मैम। तो दिस इज टू फैसिलिटेट कि सेंटर स्टेट को क्या करे, फंड ट्रांसफर कर दे, और एक बार जो फंड ट्रांसफर कर दिया वो नो लॉन्गर पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया रहेगा। और पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो प्लेस ऑफ सप्लाई के सारे मैटर्स को क्या कर सकती है, डिसाइड कर सकती है एज इट इज। जो नोट्स में लिखा है लाइन टू लाइन वही सजेस्टेड आंसर में भी लिख रखा है। मतलब ये एक प्योर एन कैटेगरी क्वेश्चन हो गया कि आर्टिकल 269A जो अपन नोट्स में पढ़ते हैं बस उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखनी है। तो नोट्स में जो 5-6 पॉइंट है वही 5-6 पॉइंट एक 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 करके यहाँ पे लिख रखे हैं। परफेक्ट है मैम। और लास्ट वापस इन लोगों ने शॉर्ट नोट पूछ ली आर्टिकल 246A पे। इसको भी अपन क्या बोलेंगे, नोट्स कैटेगरी बोल देंगे कि भाई आर्टिकल 246A क्या है, वो अमेंडेड आर्टिकल जो बोलता है कि साइमल्टेनियस एक साथ पावर दे दो सेंटर और स्टेट दोनों को। लेकिन हावेवर जो इंटर स्टेट सप्लाईज होती है ना, इंटर स्टेट सप्लाईज के लिए पर्टिकुलर पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, तो पार्लियामेंट के ही पास है। ये इन्होंने एवं एक्स्ट्रा पॉइंट दे दिया जो आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि ये जो नैप वाले प्रोडक्ट है इन पे जीएसटी आज नहीं लग रहा बाद में लगेगा, उसका ऐसा इससे कोई खास रेलेवेंस नहीं है। बोलो, ये हो गए अपने सारे क्वेश्चंस खत्म। अब क्योंकि ये चैप्टर ज्यादा आता ही नहीं है एग्जाम में तो इसके कोई खास पास्ट क्वेश्चंस है भी नहीं। अगर है तो वो इन्हीं में है जो रिपीट हुए हैं बस। तो मतलब इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं है। तो समझ में आता है कि मेजर चीजें क्या हो जाती है यहाँ पे एन कैटेगरी। अगर एग्जाम के एक दिन पहले अपने पास टाइम नहीं है तो अपन इसका क्वेश्चन बैंक ना भी देखे तो चलता है। अगर चैप्टर 1 के खाली नोट्स पढ़ लिए तो अपना काम हो गया, अपन हर एक क्वेश्चन एग्जाम में बना पाएंगे। चलो, आर वी ऑल कॉन्फिडेंट नाउ विथ क्वेश्चन आंसर्स? पूरा चैप्टर 1 हमको समझ आ गया, मजा आ गया और हमको याद भी हो गया। बता दो जल्दी से यस 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 मैम, या डाल दो कमेंट्स में दिल दिल आग आग बॉम बॉम इमोजीज। बोलो बोलो जल्दी से बोलो। कॉन्फिडेंस आ रहा है अब कि हाँ मैम हम चीजों को लर्न भी कर पा रहे हैं साथ साथ। डे 1 से बोल रही हूं, समझ में आ जाए तो भी ओके नहीं बोलने का कि मैम याद नहीं हुआ है। हक जताओ, हक जताओ, फीस भरी है, लेक्चर लिए हैं तो याद करवाना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई चीज लगता है कि मैम लर्न नहीं हो पा रही है, बेनिफिट्स लर्न नहीं हुआ, दोबारा से करवाओ ना, तो हम करवाएंगे। ओके चलो, आज की क्लास अपन यहीं तक रखेंगे बस मैम। हाँ, क्योंकि ना अब नया चैप्टर चालू करूंगी तो 15 मिनट तो सिर्फ उसका ओवरव्यू देने में लग जाएंगे, तब तक लेक्चर खत्म होने का टाइम हो जाएगा तो मैं उसको प्रॉपर्ली स्टार्ट नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने सोचा तो था कि क्वेश्चन आंसर जल्दी जल्दी हो जाएंगे तो अपन चैप्टर शुरू कर देंगे। फिर शुरू करने जाएंगे ना तो बहुत कम कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि बेस बनाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, उतने में तो लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो आज आप लोग जल्दी चले जाओ, एंजॉय कर लो नेक्स्ट लेक्चर के पहले। कल अपन नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे जिसकी नोट्स भी मैं अभी ड्राइव पे अपलोड करवा दूंगी। तो आपको अगर चाहिए तो कल प्रिंट आउट लेके आ जाना चैप्टर नंबर 2 का, ताकि कुछ मार्किंग वगैरह करनी हो तो भी आपको इजी रहे। ठीक है, चलो जाओ, हैव फन, टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।